Hello everyone, a warm welcome to all of you at our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे how to file ITR on the income tax portal. As we all know, ITR 1 और ITR 4 के लिए भी एक्सेल यूटिलिटीज जो है वो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हो गई है. How to file ITR on the income tax portal. तो सबसे पहले ITR फाइल करने के लिए अगर तो आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप लॉग इन करेंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, फर्स्ट टाइम आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है तो आप उसके लिए रजिस्टर करेंगे अपना इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर. अब हम बात करते हैं तो स्टेप 1 की. तो सबसे पहले हमारे स्टेप क्या रहते हैं, लॉग इन. तो लॉग इन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, हम लॉग इन करेंगे अपना पैन नंबर के साथ. तो यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे. तो पासवर्ड डालने के बाद हम लॉग इन कर लेंगे. लॉग इन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी. ठीक है, जो इसके ऊपर ये इस तरह से आपको टैब्स दिखाई देंगे. अब इन टैब्स के ऊपर सबसे पहले ऊपर जो आएगा आपके पास ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. तो यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट द राइट असेसमेंट ईयर. तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर का आता है वो डिफॉल्ट आपके पास यही वाला ही आएगा. जैसे कि अभी अगर हम बात करते हैं तो हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर 2025-26, क्योंकि अभी हम किसके लिए फाइल कर रहे हैं, फॉर द फाइनेंशियल 2024-25. जो हमारे पास जो पिक्स लगी हुई है हो सकता है कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पुरानी हो तो उसको आप इग्नोर कर देना. तो इस तरह से ये जो स्टेप्स हैं इसके ऊपर ये वर्किंग की जाएगी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे राइट असेसमेंट ईयर 2025-26. सिलेक्ट करने के बाद ITR कौन सी है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना और यहाँ पे हमने ऑनलाइन को रेडियो बटन हमारे पास आएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन. तो हम ऑनलाइन को क्लिक करेंगे. ऑनलाइन को क्लिक करने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू. कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से विंडो आएगी जिसके अंदर हमसे वो स्टेटस पूछेगा कि स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, HUF है या फिर अदर्स है. तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे, इंडिविजुअल. अगर हमें इंडिविजुअल की ITR फाइल करनी है तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू. तो कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे से पूछा जाएगा वो है सिलेक्ट दी ITR टाइप. तो ITR टाइप सही सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए आपकी कौन सी सोर्स से इनकम है उसी को बेस रखते हुए हमें जो ITR की टाइप है वो सिलेक्ट करनी होती है. और ITR के फॉर्म्स हमारे पास टोटल होते हैं 7 ITR फॉर्म्स होते हैं. ITR 1 से लेके ITR 7 तक टोटल 7 ITR फॉर्म्स होते हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं, अलग अलग टाइप्स के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ इनकम्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं. तो इस तरह से विंडो हमारे पास नेक्स्ट आएगी जिसके अंदर हम क्या ITR सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ITR फॉर्म. तो ITR फॉर्म के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ITR. लेटेस्ट सपोज की अगर आपकी सैलरी की रिटर्न है तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे ITR 1. तो यहाँ पर हमने ITR को सिलेक्ट कर लिया. तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमारे पास ITR 1 से लेके ITR 7 तक रहते हैं फॉर्म्स, उसके अंदर क्या है. तो ITR 1 किसके लिए है, अगर आपकी मेनली इनकम जो है आपकी सैलरी से है, एक हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्सेज की इनकम है, प्लस इस बार जो चेंज आया है कि अगर कैपिटल गेन से आपके पास इनकम है 1.25 लाख तक की इनकम है तो आप अपना ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं. लेकिन आपकी जो टोटल इनकम है इसके अंदर 50 लाख तक की होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए तभी आप ITR 1 को फाइल कर पाएंगे. अगर आपकी 50 लाख से ऊपर चली जाती है इनकम, भले ही आपकी इनकम जो है वो सैलरी से ही है, हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज से इनकम है, लेकिन आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर चली जाती है और PGBP की इनकम नहीं है, तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा ITR 2 के ऊपर. ठीक है, ITR 1 है अगर आपकी सैलरी से इनकम है लेकिन वो 50 लाख तक है और अगर 50 लाख की लिमिट को क्रॉस कर दिया जाता है तो आपको मूव करना पड़ेगा, स्विच ओवर करना पड़ेगा ITR 2 के ऊपर. उसी तरह से अब हम बात करते हैं अगर आपकी PGBP की इनकम है, ठीक है, और PGBP मीन्स प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. अगर आपके बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से इनकम है और 50 लाख तक की इनकम है और आपको प्रिजम्पटिव बिजनेस स्कीम के अंदर जाना है, जैसे कि 44AD, सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AA, तो उस केस में आपको ITR सिलेक्ट करना है ITR 4.
और अगर आपकी वही जो पीजीबीपी इनकम जो है वो 50 लाख से क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आपको आईटीआर सिलेक्ट करना है, आईटीआर 3। अब ये तो हमने बात की इंडिविजुअल्स के लिए या फिर एचयूएफ के लिए। अब वही हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी, यूओपी, बीओआई। ठीक है, मींस इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा अगर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, आपकी फर्म है, एलएलपी, ईओपी या फिर बीओआई है, तो उस केस में आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा आईटीआर 5। अब हम इसके आगे बात करते हैं कंपनीज के लिए। तो कंपनीज के लिए आईटीआर 6 है। अदर देन दोज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 मींस चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को छोड़ के बाकी जो भी कंपनीज है उनके लिए आईटीआर 6 है। और वही अगर हम बात करते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की तो उनके लिए आईटीआर 7। 1-2 सैलरी के लिए, 3-4 पीजीबीपी के लिए, 5 हमारा होते हैं फर्म्स के लिए, फर्म, एलएलपी, यूओपी और बीओआई के लिए, 6 हो जाते हैं कंपनीज के लिए और 7 रहता है हमारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, ये तो अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। सबसे पहले हमने अपना आईटीआर जो था वो सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आती है कि रीजन क्या है फॉर फाइलिंग दी आईटीआर। तो वहां पे क्या आपकी टैक्सेबल लिमिट जो है, टैक्सेबल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है या फिर आप फाइल रिटर्न कर रहे हो अदर प्रोविजंस के लिए। तो उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर टैक्सेबल इनकम आपकी है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आप इसको क्लिक करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपके पर्सनल डिटेल्स रहेंगे जैसे कि आपका पैन, आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। और आपकी जितनी भी है, लेट अस सपोज अगर हम बात करते हैं आईटीआर 1 की, तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रीफिल होके आ जाएगी। आपकी सैलरी से कितनी इनकम है, अगर आपके कोई अदर सोर्सेज है, आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपके अदर सोर्सेज की इनकम सारी की सारी वहां पे डिस्क्लोज हो जाएगी। अब आपको चेक करना है कि जितनी भी आपके प्रीफिल होके इन्फॉर्मेशन आई है वो सारी करेक्ट है। अगर प्रीफिल होके जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके अंदर चेंजेस आपको लगते हैं कि वो इनकरेक्ट है या उसके अंदर कुछ आपको एड ऑन करना, कोई ऐसी इनकम है जो कि वहां पे नहीं दिखाई गई है, तो आप एडिट की ऑप्शन वहां पे रहती है, एडिट करके अपने वो इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हो। तो सारी सारी जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई, मेक इट श्योर आप उसे अपनी इंफॉर्मेशन के साथ उसे मैच करें, करेक्ट करें। करेक्ट करने के बाद आपको वैलिडेट करना है। तो फॉर्म को जब आप वैलिडेट करेंगे तो इनकेस अगर कोई फॉर्म के अंदर किसी भी तरह के कोई एरर्स हैं तो वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप कंफर्म करोगे और फॉर्म को सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, फॉर्म को वैलिडेट करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना और इस तरह से आपकी विंडोज जो है वो सारी ग्रीन होती जाएंगी। और जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दिया तो आपकी आईटीआर फाइल हो गई। बट आपकी आईटीआर फाइल हो गई, जब तक आप उसे ई वेरीफाई नहीं करेंगे आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो पहले इसका खुला टाइम होता था, पहले 180 डेज का टाइम होता था ई वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अब कुछ साल से हमारे पास ये वाला जो ई वेरीफाई करने का जो टाइम है, टाइम पीरियड, वो सिर्फ 30 डेज का है। तो हम लोग इसलिए सुजेस्ट करते हैं कि जब भी आप अपने रिटर्न को फाइल करें साथ के साथ उसे आप ई वेरीफाई कर दो। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, ई वेरीफाई करना आप लोग भूल जाते हो, 30 डेज का टाइम पीरियड निकल जाता है और उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती है कि 30 डेज का टाइम पीरियड तो निकल गया और हमने अपनी जो रिटर्न थी उसको ई वेरीफाई नहीं किया। आपने क्योंकि अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया तो आपका, अगर आपके रिटर्न के अंदर रिफंड है तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरह से आपको लॉग इन करना है अपने इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर, आपको अपने पैन नंबर के साथ अपना लॉग इन करना है। लॉग इन करते हुए आपको आईटीआर सिलेक्ट करना है। आईटीआर सिलेक्ट करने से पहले मेक इट श्योर कि आप जो भी आईटीआर का फॉर्म सिलेक्ट करें वो करेक्ट फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करें। आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है। फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी प्रिफिल होके आएगी उसको क्रॉस चेक करना मैंडेटरी है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसे हम लोग फाइल कर दें। अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे मिसमैच हो रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन अलग है, आपके अकॉर्डिंगली, आपके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली, लेट अस सपोज कि अगर हम बात करते हैं आईटीआर 1 की, तो आपके पास जैसे कि फॉर्म 16 जो भी आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंसेस है तो आप अपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन वहां पे डाल सकते हो। तो डालने के बाद आप अपने आईटीआर को वैलिडेट करेंगे ताकि कोई भी अगर एरर्स है, वैलिडेशन के एरर्स, वो निकल जाए और करने के बाद आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आप उसे ई वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई करने के कुछ मेथड्स रहते हैं, या तो ऑनलाइन बैंकिंग से आप कर सकते हो या फिर आधार नंबर के साथ कर सकते हो। और अगर आपके पास दोनों ही फैसिलिटीज जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है
तो आप उसका एक्नॉलेजमेंट का जो प्रिंट लेंगे, प्रिंट के ऊपर साइन करके नीचे जो बेंगलुरु का पोस्टल एड्रेस लिखा होता है, तो वहां पे फिजिकल कॉपी को आप भेज सकते हो, और विद इन अ वीक आपके वहां से प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, विद इन अ वीक रिसीव हो जाती है, मीन्स कि रिसीव हो जाती है आपकी, और ई वेरीफाई करने के बाद ही आपकी आईटीएल जो है वो प्रोसेस होती है। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास इस तरह से आती है कि आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया, आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही क्योंकि आपने ई वेरीफाई नहीं किया। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया, और 30 डेज का टाइम लिमिट जो था वो निकल गया। तो इसलिए जैसे ही आप लोग अपने रिटर्न को फाइल करो, साथ के साथ उसे ई वेरीफाई करते जाओ। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। और इनकेस फिर भी अगर आपकी क्वेरीज है तो आप हमें एज यूजुअल 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।